दोस्तों ये क्या है? तो ये है दोस्तों रेड कलर का बैगन, जो कि काफी सारे आप लोगों का डिमांड था कि इस बैगन की खेती के बारे में जानकारी शेयर करना, क्योंकि बहुत सारे आप लोग कमेंट कर रहे थे। जब हमने एक छोटा सा रील डाले थे इस बैगन के ऊपर, तो उस रील को देखकर आप लोग बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि कौन सा वैरायटी है, कैसे इसको खेती किया जाता है। और इसीलिए आज हम एक ऐसा प्लॉट के अंदर आए हैं जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जितना दूर नजारा जा रहा है पूरे इसी कलर का बैगन ही बैगन देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए आज हम इसी प्लॉट के अंदर आप लोगों को डिटेल्स में जानकारी शेयर करेंगे कि इस बैगन को कैसे ग्रो किया जाता है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। बढ़ा उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस बैगन की खेती करने के लिए इसका सही टाइम कौन सा है, यानी कि इसका सुइटेबल टाइम कौन सा है। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बैगन की खेती करना चाहते हैं तो आप लोग एक साल के अंदर किसी भी महीने में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अगर आप लोगों को बरसात के मौसम में करना है तो आप लोगों को कुछ सावधानियां रखना पड़ता है। तो क्या क्या सावधानियां रखना पड़ता है वो आप लोगों को आगे जाके बता रहे हैं। आप बात कर लेते हैं दोस्तों इस बैगन की खेती करने के लिए कौन सा मिट्टी सही होता है, यानी कि कौन सी मिट्टी में ये बैगन का पौधा अच्छी तरीके से बन पाता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कितना शानदार तरीके से ये पौधा बन चुका है। तो एक्चुअली ये जो मिट्टी है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा बालू बालू लग रहा है, यानी कि इस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा बालू जैसा लग रहा है। तो ये बैगन की खेती अगर आप लोग करना चाहते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा बालू वाला जो मिट्टी होता है उस मिट्टी में कर सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि होता है सीड सिलेक्शन, यानी कि वेराइटी सिलेक्शन। अगर दोस्तों आप लोग इस वेराइटी को लगाना चाहते हैं तो आप लोगों को मार्केट में जो सानगोरो का हाइब्रिड 704 नाम पे एक वेराइटी आता है, उस वेराइटी को आप लोगों को लगाना है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है सानगोरो का हाइब्रिड 704, और अभी जो बैगन देख पा रहे हैं यही वेराइटी है हाइब्रिड 704 का। तो दोस्तों इस बैगन की खेती अगर आप लोग करना चाहते हैं तो इस वेराइटी को लगाना है। अब बात आती है दोस्तों सानगोरो का हाइब्रिड 704 को अगर हम लोग लगाएंगे तो कितना डिस्टेंस में लगाएंगे, यानी कि एक पौधे से दूसरे पौधे का जो डिस्टेंस है वो कितना रखना है, और एक रो से दूसरे रो का डिस्टेंस कितना रखना है। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो डिस्टेंस है यहाँ पर 1 फीट रखा गया है, लेकिन आप लोगों को क्या करना है 1.5 फीट रखना है, क्योंकि किसान ने यहाँ पर थोड़ा सा कम में रख दिया है। आप लोगों को 1.5 फीट रखना है, नहीं तो पौधा जो है वो सही तरीके से नहीं बन पाएगा, मतलब सही तरीके से झाड़ी नहीं बन पाएगा। इसीलिए 1.5 फीट रखना है एक प्लांट से दूसरे प्लांट का जो डिस्टेंस है। अब जो एक रो से दूसरे रो का डिस्टेंस है वो भी आप लोगों को 1 फीट रखना है। अगर आप लोग चाहे तो 1.5 फीट भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से डिस्टेंस आप लोगों को मेंटेन रखना है, तभी जाके आप लोगों का पौधा सही तरीके से बनेगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आती है दोस्तों फर्टिलाइजर, यानी कि खाद प्रबंधन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी समय क्या क्या खाद की पूर्ति करना पड़ता है, तब जाके ये बैगन का वैरायटी अच्छी तरीके से प्रॉपर तरीके से पौधा बनेगा। तो चलिए आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग जब खेत को तैयार करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, 2 से 3 ट्रॉली गोबर की खाद को आप लोगों को पूरा खेत के अंदर आप लोगों को बिखर देना है, और उसके बाद आप लोगों को रोटावेटर से पूरे खेत को समतल कर देना है, जिससे कि आप लोगों का खाद की पूर्ति यानी कि गोबर की खाद की पूर्ति हो जाएगा। अब बात आती है बेसल डोज के बारे में। तो बेसल डोज 2 तरीके से हम बताएंगे, पहला बेसल डोज और सेकेंड बेसल डोज। तो पहला बेसल डोज में आपको क्या लेना है, 1 एकड़ के हिसाब से आप लोगों को खाद की जो मात्रा है वो आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले डीएपी खाद को 50 से 60 किलोग्राम लेना है। उसके साथ साथ आप लोगों को एमओपी यानी कि म्यूरेट ऑफ पोटाश को लेना है 20 से 25 किलोग्राम, और उसके साथ साथ आप लोगों को रीजेंट अल्ट्रा यानी कि जिसके अंदर फिप्रोनिल होता है उसको लेना है 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। क्योंकि क्या होता है कि बाद में जाके बहुत सारे इंसेक्ट का प्रकोप, कीट का प्रकोप होता है बैगन की खेती में, और इसलिए आप लोगों को फिप्रोनिल को लेना बहुत ही जरूरी है। तो इसको आप लोगों को 4 किलो लेना है, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक माइक्रो न्यूट्रिएंट युक्त जो सोयल आता है मार्केट में उसको लेना है। जैसे कि आप लोगों को ट्रास्को का सोयल मिल जाएगा, या फिर एग्रोमिन सोयल मिल जाएगा, किसी को एक को लेना है, या फिर अदर ब्रांड का भी ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड मिल जाएगा। उसको लेना है 6 किलो पर एकड़ के हिसाब से, और इस चारों खाद को आप लोगों को पहला बेसल डोज में मिला करके डाल देना। अब दूसरे बेसल डोज में आपको क्या क्या लेना है, तो दूसरे बेसल डोज में सबसे पहले तो आपको 10-26-26 या फिर 12-32-16 किसी भी एनपीके युक्त जो खाद होता है उसको लेना है। 50 से 60 किलोग्राम लेना है 1 एकड़ के हिसाब से, और उसके साथ साथ आप लोगों को एक जाइम युक्त जो खाद आता है, जैसे कि सागरिका Z++ आता है, या फिर आप लोगों को बायोविटा ग्रेनुअल्स आता है, या फिर और भी बहुत सारे ब्रांड का मिलता है, किसी भी अच्छा ब्रांड का ले सकते हैं। लेकिन मेरे कहना ये है कि अगर आप लोग बायोविटा या फिर सागरिका को लेते हैं तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि हमने इसको बहुत सारा प्रैक्टिकल किया है, तभी आप लोगों को यहाँ पर बता रहे हैं। तो उसको आप लोगों को 10 से 12 किलो लेना है पर एकड़ के हिसाब से, और
उसके साथ साथ आप लोगों को सल्फर जो बेंटोनाइट होता है इफ्को का भी मिलता है या फिर अदर ब्रांड का भी मिलता है, किसी का ले सकते हैं। 6 से 8 किलोग्राम उसको भी लेना है। और उसके साथ साथ कैल्शियम नाइट्रेट को भी लेना है, जो कि बहुत सारे ब्रांड का मिलता है। कैल्शियम नाइट्रेट को आप लोगों को 8 से 10 किलोग्राम लेना है पर एकड़ के हिसाब से। और उसके साथ साथ अगर चाहे तो आप लोग मैग्नीशियम को ले सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम सल्फेट को आप लोगों को लेने का कोई ज़रूरत नहीं है और अच्छी तरीके से सेकंड बेसाल डोज में डाल देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको बैगन की खेती में खाद की पूर्ति करना है। तो अगर आप लोग इस तरीके से खाद की पूर्ति करते हैं तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो बैगन है वो आपका पौधा बन जाएगा। अब बात आती है दोस्तों बैगन की खेती में जो किसान भाइयों को सबसे ज्यादा परेशान करता है वो होता है रोग और कीट के बारे में। सबसे पहले बैगन की खेती में इंसेक्ट की यानी कि कीट की अगर बात की जाए तो क्या होता है कि तना छेदक का प्रकोप शुरू में देखने को मिलता है। जब आपका फ्लावरिंग स्टेज आ जाता है या फिर फ्लावरिंग स्टेज से पहले तना छेदक कीट का प्रकोप होता है, जिसको स्टेम बोरर बोला जाता है, और उसको कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप लोग इसको प्रिवेंटिव तरीके से दवा को इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो कौन कौन सी दवा को इस्तेमाल करना है उसको कंट्रोल करने के लिए, चलिए आप लोगों को बताते हैं। लेकिन उससे पहले और एक कीटों का प्रकोप होता है जो कि आप लोगों का फ्रूटिंग स्टेज में होता है। और सेम कीट जो तना छेदक कीट होता है वही कीट जब फ्रूटिंग स्टेज होता है तब जाके जिसको फल छेदक कीट बोलते हैं बैगन में, वही कीट का प्रकोप होता है। तो इस दोनों कीट का कंट्रोल करने के लिए एक ही दवा है, यानी कि एक ही दवा ऐसे बता रहे हैं कि तना छेदक हो चाहे फल छेदक हो दोनों को कंट्रोल कर देगा, जो अभी आप लोगों को बता रहे हैं दवा। तो सबसे पहला दवा रखना है आप लोगों को डेलीगेट, और उसके साथ साथ एसिटामाप्रिड को आप लोगों को 15 ग्राम, यानी कि डेलीगेट को लेना है आप लोगों को 10 से 12 ml और एसिटामाप्रिड को लेना है आप लोगों को 15 ग्राम। दोनों को मिक्स करके आप लोगों को अच्छी तरीके से स्प्रे कर देना है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रोल कर देगा। सेकेंड दवा रखना है आप लोगों को सिमोडिस, जो कि 20 ml पर 15 से 16 लीटर के हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन सिमोडिस को यूज करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना है कि 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे अगर है तो आप लोगों को सिमोडिस को नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपको बैगन की फसल में तो नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग 20 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 100% इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ये अपना प्रैक्टिकल के हिसाब से ही बता रहे हैं, क्योंकि हमने इसको ट्राई अभी किए हैं और रिजल्ट नहीं मिला है, तभी जाके आप लोगों को जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो अब बात आती है तीसरा दवा, जो कि बायर का भायागो नाम पे एक मिलता है, उसको आप लोगों को 10 ml लेना है 15 लीटर पानी में। और साथ ही साथ आप लोगों को बायर का मोवेंटो ओडी या फिर बायर का मोवेंटो एनर्जी मिलता है, उसको आप लोगों को 15 ml लेना है। दोनों को मिक्स करके आप लोगों को छिड़काव करना है, या फिर एसिटामाप्रिड को भी आप लोग मिक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं कि बायर का ही लेना है। तो इस तरीके से मतलब आप लोग इस दवा को इस्तेमाल करके ये जो तना छेदक है या फिर फल छेदक है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ज्यादा कुछ कीटों का तो प्रकोप नहीं होता है। अब बारी आता है फंगस के बारे में। तो देखिए बैगन की खेती में बहुत ही ज़्यादा फंगस का भी प्रकोप नहीं होता है, थोड़ा बहुत फंगस का प्रकोप हो सकता है, जैसे कि लीफ स्पॉट वगैरह लग सकता है, या फिर जब फल लगेगा फल के अंदर सड़न लगेगा ज़्यादा बारिश होने के कारण। तो ये सबको कंट्रोल करने के लिए ज़्यादा हेवी दवा को छिड़काव करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि एक रोको आता है, थाइफिनोट मिथाइल मिलता है उसके अंदर कंपोजिशन, उसको 30 ग्राम के हिसाब से छिड़काव कर दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से कंट्रोल कर देगा। उसके साथ साथ एक आता है एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल का मिश्रण, उसको छिड़काव कर दीजिएगा, 100% वो भी कंट्रोल कर देगा। तो फंगस का इसमें ज़्यादा प्रकोप नहीं होता। अब जो इस वैरायटी को लगाने के बाद सबसे खतरनाक एक बीमारियों का प्रकोप होता है, जो कि बैक्टीरियल जनित बीमारी होता है, जो कि बैक्टीरियल विल्ट नाम से आप लोग जानते हैं, जो कि पौधे का इस तरीके से अवस्था हो जाता है। तो बैक्टीरियल विल्ट मतलब हाइब्रिड 704 जो वैरायटी है, इसके अंदर जितना देखने को मिलता है किसी अदर वैरायटी में इतना ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है। पहले आप लोगों को सोचना है कि हमारे फसल के अंदर बैक्टीरियल विल्ट का प्रकोप होगा ही। तो इस वीडियो को देखने के बाद कैसा लगा आप लोग नीचे कमेंट कर देना, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।